हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है भाई डोनाल्ड ट्रंप की। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि इस टाइम पे जो ईरान के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है उसको पॉज किया जा रहा है, टेम्परेरी किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है भाई रोकने के लिए। ऐसा उनका कहना है। प्रॉपर एक पोस्ट डाला गया है जहां पर फर्स्ट लाइन के अंदर ही पाकिस्तान का मेंशन होता है कि भाई पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया है कि भाई इस लड़ाई झगड़े को रोका जाए और हम वो बात मान रहे हैं। भाई कल परसों की बात थी भाई, ऐसा एलिगेशन था कि भाई ईरान ने मिसाइल मारी है, ये किया है, वो किया है, रिटेलिएशन होगा, ये होगा। पता नहीं भाई क्या होगा। इन्होंने अपना जो प्रोजेक्ट फ्रीडम निकाला है जहां पर जो शिप्स फंसी हुई थी उनको पास करवा रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उसको पॉज कर दिया। ऐसा क्यों? मतलब पहले तो आपने रोक दिया सब कुछ, फिर आपको होश आया कि नहीं नहीं हमने एक नया ऑपरेशन निकालेंगे जहां पर हम लोगों को जो फंसे हुए उनको निकालेंगे। अब आपने कुछ लोगों को निकाल दिया या जो भी था, उसके बाद आप कहते हो कि अभी फिलहाल के लिए अभी नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि हमारी बातचीत चल रही है भाई ईरान से। बाकी ईरान वाली लड़ाई झगड़े के चक्कर में इंडिया के बहुत सारे बिजनेस को लॉस देखने को मिल रहा है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एयरलाइंस को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। तो इसके चक्कर में इंडियन गवर्नमेंट ने भाई एक रिलीफ प्रोग्राम अनाउंस किया है जहां पर $1.9 बिलियन का लोन गारंटी दिया जाएगा उन कंपनीज को जिनको नुकसान हुआ है ये वाली कलेश के चक्कर में, और एयरलाइंस को। ये लोन है भाई, ये एक डायरेक्ट पैसा नहीं दिया जा रहा, लोन है 5 साल तक आराम से बिना कोलेटरल के गवर्नमेंट की गारंटी के साथ में लोन लिया जा सकता है। इससे कहीं ना कहीं जो बिजनेसेस का पैसा फंसा था, नुकसान हुआ था, उनको एक वर्किंग कैपिटल मिलेगी काम करने के लिए, काम रीस्टार्ट करने के लिए। मतलब देखो, ये जो सिचुएशंस होती है ना, बहुत सारे बंदों को तो खत्म कर देती है। अब ये बहुत सारे लोगों को ना पता ही नहीं है गेम क्या होती है। मैं आपको समझाता हूँ। आप एक सप्लायर हो, आपने एक कंपनी के साथ में टाई अप कर रखा है और सब लोग तरसते, हर एक सप्लायर तरसता है कि भाई मेरे को एक कंपनी मिल जाए कि मैं उसको माल सप्लाई करते रहूं। ऐसे 10 कंपनियां बन गई तो मेरा बिजनेस बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो आपने एक माल आप खुद बनाते हो, और अगर खुद बनाते हो तो उसका रॉ मटेरियल आपका बाहर से आता है, या फिर आप मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली माल लेते हो और उसको कंपनी को सप्लाई करते हो। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली कंपनीज डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से नहीं लेती है आज के टाइम पे। अगर कोई बल्क का काम है, जैसे मान लो अगर कोई चॉकलेट वाली कंपनी है तो वो एक बार को कोकोआ डायरेक्टली कंपनी से ले लेगी। कोई प्रोटीन पाउडर वाली कंपनी है तो वो डायरेक्टली प्रोटीन पाउडर वे मंगा लेगी। बट अगर जनरली बात करके चले तो कंपनी कोशिश करती है एक ऐसा सप्लायर मिल जाए जो 4-5 आइटम इकट्ठी दे दे हमको। तो मान लो आपने ऐसा सिस्टम बना लिया और ये अच्छा बिजनेस माना जाता है। अचानक कंडीशन क्रिएट होती है, जैसे कोविड हुआ था या फिर इस वाला टाइप का, जहां पर प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, मार्केट में जो अवेलेबल है उसके रेट बढ़ चुके हैं। कंपनी ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट करवा रखा है कि भाई आप 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, जो भी टर्म्स होगी, इतने टाइम तक आप इतने रुपए में हमको ये वाले माल दोगे, फ्लक्चुएशन इतना % कंसिडर कर सकते हैं। और अचानक ऐसी सिचुएशन होती है, प्रोडक्ट का प्राइस 2 गुना 3 गुना तक हो जाता है। अब होता है कलेश। अगर आपने माल सप्लाई नहीं किया तो नॉर्मली इस काम में उधार चलता है, 2-2, 3-3, 4-4 महीने का उधार चल रहा है, तो आपका उधार फंस सकता है, आपके बिजनेस का बैंड बच जाएगा। आप एक बार को कहोगे भाई बड़ी कंपनी है, पैसा तो निकलवा लूंगा, पर बातचीत करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपका पैसा तो मिलेगा पर बहुत ही आराम आराम से, हो सकता है साल भर में मिले। दूसरा, आप कहते हो कि नहीं भाई मैं जेब से लगाता हूँ, कंपनी ने बहुत टाइम से मेरे साथ जुड़ी हुई है तो मैं जेब से लगा के लॉस लेता हूँ, कंपनी जानी नहीं चाहिए। बट रियलिटी ये है, अगर आप बुक्स के अंदर चेक करते हो, उस कंपनी से उतना पैसा आपने कमाया ही नहीं होता है। नॉर्मली ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ये सबसे कम मार्जिन देते हैं। ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी एक्सपीरियंस किया है कि जितना बड़ा ब्रांड आता था इंडिया का, मतलब बाहर के तो हम अलग काम करते थे, पर इंडिया का जो ब्रांड आता था, एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल चेन थी, उन्होंने मेरे को सोशल मीडिया का काम दिया था, बहुत पॉपुलर, मतलब नाम नहीं लूंगा, समझ जाओ, 2 भाई है। तो उन्होंने हमसे मीटिंग करी, भाई हमारे सारे अलग अलग सिटीज के हमारे सोशल मीडिया हैंडल करो, फोटो शूट करवाओ, ये करवाओ। मेरे को लगा भाई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, बड़ा कुछ है। 30,000 रुपये महीना दे रहे थे। ये बात कर रहा हूँ मैं शायद 2017-18 की। मतलब इतना गंद मचाओ। और मैं कह रहा हूँ भाई इतना तो पड़ता भी नहीं खाता। कहते हैं पर मार्केट में बैठे लोग। अब लोग मार्केट में क्यों बैठे हैं? क्योंकि उनको पता है यहाँ लॉस ले लेंगे, बट इसके नाम पे मैं बहुत सारे लोगों का काम उठा लूंगा। सिमिलरली सप्लायर भी यही करता है, और कहीं ना कहीं इस सिचुएशन के अंदर उसका बैंड बच जाता है। अब वर्किंग कैपिटल इस टाइप से अगर एमएसएमई को गवर्नमेंट सप्लाई करती है, तो अगर उसका कमर टूटी थी, उसका कैपिटल इरोड हो गया था, तो उसके बाद कैपिटल आता है फिर से बिजनेस करने के लिए, जो सही है। बट जो लॉस हो गया वो तो हो ही गया। आईएमएफ की बात करके चले तो उन्होंने इंडिया को बोला है कि आप ऑयल के प्राइसेस बढ़ाओ भाई। अभी तक बातें चल रही थी इलेक्शन के बाद में ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे, नहीं बढ़े। अब आईएमएफ कह रही है भाई बढ़ाओ, तुम बढ़ा क्यों नहीं रहे हो?
मतलब सिंपल सी बात यह है, ग्लोबल मार्केट में भाई रेट बढ़ रहे हैं, बट इंडिया में उतना नहीं आ रहा। पहली बात तो जो कंपनी सप्लाई कर रही है अपने को, उनको नुकसान हो रहा है हर ऑयल बेचने के ऊपर। गवर्नमेंट ने एक्साइज में कुछ रिलैक्सेशन दी है, बट भाई कंपनीज बना नहीं पा रही है। अगर मैं श्रीनिवासन जी की बात करके चलूं तो उन्होंने बोला है कि हम फिस्कल टूल्स का यूज करेंगे, जैसे फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडीज लेके आए हैं, एक्साइज ड्यूटी को और ज्यादा कट कर सकते हैं ताकि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल कर सके। देखो, अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो सब कुछ महंगा होता हुआ दिखाई देगा, बहुत बुरा हाल हो सकता है। देखो, महंगाई प्रॉब्लम नहीं है, महंगाई तो हमेशा से होती जा रही है, हमेशा देश ग्रो ही करता है और अच्छी बात मानी जाती है कि महंगाई बढ़ रही है। मतलब इन्फ्लेशन 3-4% का होता ही है, तो हर साल महंगाई इतनी तो बढ़ती है। बट प्रॉब्लम पता कहाँ आती है, जब इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ जाए, 15% बढ़ गया एक हफ्ते के अंदर, 10% बढ़ गया, तो अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो वो बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट कर सकते हैं। अगर अच्छे लेवल पे बढ़ते हैं, 20-30 रुपए जो बातें चल रही थी वैसा करते हैं, तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर क्रिएट हो जाएगा। सारा लॉजिस्टिक महंगा हो जाएगा। लॉजिस्टिक का मतलब जितना भी माल आपके घर तक आ रहा है वो महंगा होता हुआ दिखाई देगा। हर चीज, आपके घर में जो भी चीज आ रही है, आप कहीं जा रहे हो, कुछ भी हो, हर चीज महंगी होती हुई दिखाई देगी। अगर हम रिलायंस की बात करके चले तो रिलायंस ने एक स्मार्ट मूव किया है। इन्होंने अपने क्रूड रिफाइनरी को, जो कि 6,60,000 बैरल पर डे की कैपेसिटी रखता था, उसको रोक दिया भाई मेंटेनेंस के लिए। मिड मई में रोक देंगे वो, और कह रहे हैं कि अभी मेंटेनेंस चल रही है। इनका एक और प्लांट चालू होने वाला, रीस्टार्ट होने वाला है, इस चक्कर में इसको बंद किया जा रहा है। देखो, मैं आपको बेसिक लॉजिक बता रहा हूँ। ऑयल को आप रिफाइन करोगे, आपको बेचना है, अगर आप बाहर बेचने के लिए जा रहे हो तो उसके ऊपर टैक्सेस लग रहे हैं, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन भी लगा रही है कि भाई बाहर इतना नहीं बेचना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। इंडिया में अगर आप ऑयल बेचते हो तो हर ऑयल बेचने के ऊपर आपको लॉस हो रहा है, तो अब करा क्या जाए? बेटर आइडिया यही है कि माल ही ना बेचो। अगर आपको 100 रुपए का माल बेचने के लिए मान लो 20 रुपए का लॉस लेना पड़ता है, तो इट्स बेटर कि 100 रुपए का माल ही मत बेचो, वो 20 रुपए का लॉस ही नहीं होगा। अब ये चीज खुलेआम तो करी नहीं जा सकती, तो ये कह रहे हैं कि भाई मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस में डाल दी एक फैक्ट्री को, अब दूसरी क्योंकि स्टार्ट हो रही थी, दोनों साथ में अगर चलती तो लॉसेस तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देते। बाकी रिलायंस की बात करके चले तो जियो भाई लियो सैटेलाइट्स के ऊपर काम करने का प्लान कर रहा है। लो अर्थ सैटेलाइट्स मतलब इंटरनेट आएगा सैटेलाइट से, जैसे स्पेसएक्स काम कर रहा है। बहुत बड़ी चीज है भाई। मैंने कुछ टाइम पहले ही वीडियो बनाई थी कि स्पेस वाली रेस इंडिया हार रहा है, कोई बड़ा बंदा क्यों नहीं आ रहा, मुकेश अंबानी जी क्यों नहीं आ रहे, गवर्नमेंट को पैसे नहीं मिल रहे, तो भाई लोगों से पैसा ले लो, फंड बनाओ, स्पेस करो। स्पेस इज वेरी न्यू, वहां पर हम अभी कुछ कर सकते हैं बट हम नहीं कर रहे हैं, तो भाई रिलायंस कर रहा है और ये बहुत ही बढ़िया चीज है। मतलब दिल से मैं खुश हूं कि देखो, कोई भी क्रिटिसाइज करेगा रिलायंस है, तुम कर लो, मैं तो सीधी सी बात बोलता हूँ। बट मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी नेसेसिटी थी। एआई रेस तो हम हार रहे हैं, बोलने को आप बोल दो कि भाई हम एआई का अच्छा यूज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इंडिया अच्छा है, ये हुआ है, बट हमारे पास कोई मॉडल नहीं है और हमारे पास कोई विजन नहीं है कि किस तरीके से हम एआई दुनिया में compete करेंगे। और दिस इज वेरी रिलेटिवली न्यू, ये नहीं है कि एकदम बहुत टाइम पहले आया था, ये अभी आया और अभी हम रेस हार गए, और इतना बड़ा गैप क्रिएट होता ही जाएगा और हम compete नहीं कर पाएंगे। बट स्पेस में हम कर सकते हैं, हमारे पास इसरो है, इसरो सस्ते में काम कर सकता है, हमारे पास में वेल फंडेड कंपनीज है, अच्छा टैलेंट है। अगर ये साथ में मर्ज होता हुआ दिखाई देता है तो हम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और रिलायंस कर रहा है, रिलायंस ने करके भी दिखाया है टेली कम्युनिकेशन के अंदर, खासकर कि भाई किस तरीके से मार्केट में पेनिट्रेशन किया जाता है, मास मार्केटिंग करी जाती है, कर देंगे भाई ये भी। बाकी इंडिया के ओडीआई आउटफ्लोज की बात करके चले तो $26.7 बिलियन हिट करता हुआ दिखाई दिया फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। ओडीआई मतलब ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब इंडिया से हम बाहर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक बेटर ऑप्शन है भाई। अगर मान लो इंडिया में आपकी कैपिटल 10% से ग्रो करती है, आपको ऐसा लगता है, ठीक है, मतलब अपने मार्केट में डाला, मार्केट तो बड़ी नहीं है, आपने घर वर में डाला, प्रॉपर्टी वॉपर्टी में, वो मान ले तो 10% बढ़ गई। तो अगर आपको लगता है इंडिया के अंदर 10% ग्रो करता है, यूएस के अंदर मैं कहीं इन्वेस्ट करूंगा तो 2% 3% की एफडी मिलेगी, तो गलत है भाई। हमारी करेंसी 10-12% नीचे आ गई है, तो वहां पे आपको पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो ये चीज बहुत सारे लोगों को समझ में आई है, इस चक्कर में बाहर पैसा डाला गया है। सितंबर के महीने के अंदर ये स्ट्रॉन्गेस्ट मंथ था जहां पर $4 बिलियन का आउटफ्लो देखने को मिला। इसके अलावा ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की बात करके चले तो वो गोल्ड के नेट सेलर बन गए हैं 10 महीने की बाइंग स्ट्रीक के बाद में। मतलब पिछले बहुत टाइम से गोल्ड खरीदे जा रहे थे, अब बेचने की बारी आ गई है। देखो, अगर देखा जाए ये ओवरऑल बात करी जा रही है, इसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन टर्की है,
जो कि 60 टन सोल्ड करके बैठा है। रशिया ने 6 टन सोल्ड किया था मार्च के महीने के अंदर। तो इसके चक्कर में बहुत बड़ा नंबर ऑफसेट हो गया। मतलब हमको लग रहा है कि ये ऐसा ट्रेंड हो रहा है, बट टर्की ने इतना माल बेच दिया कि डेटा ओवरऑल फ्लक्चुएट करता हुआ दिखाई दिया है। जैसे हम पोलैंड की बात करके चले तो बिगेस्ट बायर दिखाई दिया है 11 टन के साथ में। पिछले 3 साल से एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं गोल्ड को। मेरे हिसाब से पोलैंड को जरूरत भी है, मतलब रशिया के पास ही लगा है और लपेटे में वो भी आ सकता है कुछ ना कुछ कलेश के अंदर। तो ठीक है, करना चाहिए। क्योंकि देखो मार्च के महीने में सब कुछ क्यों होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि मार्च के महीने की स्टार्टिंग से ही कलेश होना शुरू हो गया था। तो लोगों को लगा भाई अब तो ये कलेश बढ़ेगा, अब तो भाई गोल्ड बढ़ेगा, गोल्ड में घुसो, और उसी के आसपास गोल्ड भागता हुआ दिखाई दिया था। अगर हम पीएनबी बैंक की बात करके चले तो 800 करोड़ रुपए साइबर सिक्योरिटी के लिए एलोकेट किए गए हैं। 50% पिछले साल से इन्होंने अपना बजट बढ़ाया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी की तरफ हम जाए जा रहे हैं वैसे ही साइबर सिक्योरिटी वाले इश्यूज बने जा रहे हैं। अभी अगर मैं एंट्रोपिक वालों की बात मान के चलूं, क्लाउड वाली कंपनी की, उनका कहना है उनके एक नया मॉडल है माइथोस करके, वो इतना खतरनाक है भाई। जो ओपन सोर्स रेपो होती है, ओपन सोर्स रेपो का मतलब एक ऐसी रेपो, जैसे एफएफएमपेग की बात करके चलता हूँ। एफएफएमपेग है क्या? अब नेटफ्लिक्स पे मूवी देखते हो, वेब पे जो भी कंटेंट देखते हो, जो कन्वर्ट होके जो दिखाई दे रहा है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं एफएफएमपेग यूज कर रहा है। तो अब इतनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज अगर उसके अंदर एसोसिएटेड है, तो उन्होंने भी भाई टेस्टिंग तो करके देखी होगी, कोई बग वग तो नहीं है। इनका कहना है कि भाई हमने एफएफएमपेग के अंदर भी बहुत सारे बग्स निकाल दी जो कि बहुत क्रिटिकल लेवल के थे, मतलब हैक हो सकता है आपका सिस्टम उसकी वजह से। तो अगर कोई मॉडल से ऐसी चीज कर सकता है तो बैंकिंग सिस्टम में तो बहुत बुरा हाल हो सकता है जो तैयार नहीं हो। क्योंकि बैंकिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे लूप होल्स है। जैसे कोई अपने फोन के अंदर साइड लोडिंग कर लेता है, उल्टी सीधी साइड से कुछ चीजें डाउनलोड कर लेता है। फोन में कंट्रोल करना, फोन से कुछ करना, वो बहुत आसान है। मतलब उतना आसान भी नहीं है, बट रिलेटिवली जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है आसान हो गया है। बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट डाला भाई, जिसके हिसाब से इंटेल के अंदर जो यूएस गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करी थी वो भागती हुई दिखाई दी है। कहीं ना कहीं काला जादू किया भाई इंटेल वालों ने, बाहर इंटेल वालों ने, और इंडिया के अंदर वोडाफोन आइडिया वालों ने। इन्होंने बहुत बड़े हवन चलाया, लंबी लंबी चौकियां चलाई, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाई है। देखो ना भाई, इंटेल डेड हो रहा था एकदम। वोडाफोन आइडिया की तो बात छोड़ दो, मैं बहुत बार बोलता हूँ, वो भी कंपनी समझ में नहीं आ रही थी बचेगी कैसे। कंपनी उतना पैसा नहीं कमा रही थी, मंथ बाय मंथ नीचे जाती हुई दिखाई दे रही थी। कंपनी के लॉसेस इतने ज्यादा थे, कंपनी का बकाया इतना ज्यादा था कि उसका खाली ब्याज ब्याज की बात करके चले तो ब्याज के बराबर भी कमाई नहीं कर पा रही थी। इतना बुरा हाल था वोडाफोन आइडिया का। और अभी कायाकल्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट ने भाई शेयर्स खरीद लिए, इनके जितना भी पैसा इनको बकाया था उसको होल्ड में डाल दिया, कोई नहीं बाद में दे देना, उस पर ब्याज भी नहीं ले रहे। फिर ये बैंक्स के पास में जा रहे हैं पैसा रेज करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर 25,000 करोड़ का कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे। ऐसा लग रहा है कुछ जादू कर दिया उन्होंने। दूसरा इंटेल का, इंटेल ऐसा लग रहा था भाई रेस ही हार गया, क्योंकि मैकबुक का M1 आया, उसके बाद में एक डिफरेंस दिखाई देने लगा इंटेल और बाकी के अंदर। हमेशा होता था कि इंटेल और AMD का कंपटीशन होता था, मैक एक अलग ही टेरिटरी में बैठा था। पर जैसे ही M1 आया, एक टेरिटरी खुल गई नहीं। और जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट की नई नई चिप आ रही थी, फिर स्नैपड्रैगन ने एंट्री करी, ऐसा लगा कि स्नैपड्रैगन वो इंटेल वाली मार्केट खाएगा, विंडोज वाली। फिर वो होता हुआ दिखाई दिया, ऐसा लगा भाई अब ये मार्केट खराब होगी। अचानक इंटेल आता है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इंटेल को बचाएंगे भाई। पता नहीं क्या होता है। अभी भी कुछ किया नहीं है उन्होंने, बहुत बड़ा अलग प्रोसेसर निकाले हैं उन्होंने, बट तबाही नहीं किया है। कुछ कर रहे हैं अच्छा, पर तबाही नहीं किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और वो कहते हैं कि भाई अब सारी चिप्स यूएस के अंदर बनाई जाएगी। इंटेल के पास में फैक्ट्री थी, अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उनको माना पड़ा है यूएस के अंदर कि भाई वरना टैरिफ लग जाएगा ये। तो उन्होंने इंटेल की फैक्ट्री में काम करवाना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं इंटेल को काम मिलने लग गया, अचानक ही कायाकल्प हो गया। शेयर प्राइसेस देखो ना कैसे भागते हुए दिखाई दिए। इनका कहना है $45 बिलियन कमा के दिए 8 महीने के अंदर, और डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस गवर्नमेंट को इंटेल के अंदर इन्वेस्ट करके। बड़ी चीज है भाई। बाकी इन्होंने भी बहुत कमाया होगा, मतलब ना ये जो हुआ है ना पिछले कुछ टाइम के अंदर, आज मैं कर रहा हूँ, आज मैं नहीं कर रहा, आज मैं कर रहा हूँ, आज मैं नहीं कर रहा, बहुत कुछ हुआ है। अभी अचानक अनाउंसमेंट कर दी है कलेश के बाद। ऐसा लग रहा था कलेश एक्सकलेट होता हुआ दिखाई देगा। वो कह रहे नहीं नहीं भाई, पाकिस्तान से हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं भाई कलेश रोको। रोक रहे भाई, इस गेम में ही बहुत कुछ बन जाता है। बाकी गूगल की बात करके चले तो 3% दूर है वो वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनने से। गैप देखो आप कितना कम रह गया है। ये अभी एप्पल से आगे निकलते हुए दिखाई दिए थे, और जिस तरीके से गूगल चल रहा है और आगे निकल सकते हैं। बट मुझे लगता है गूगल को कुछ और भी करना पड़ेगा, नया मॉडल लाना पड़ेगा। मतलब लाएंगे पर जल्दी लाना पड़ेगा, क्योंकि एक गैप क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है।
बाकी वालों ने थोड़ी सी लीप लेनी शुरू कर दी है, इनको अपना 3.1 प्रो का कुछ बेटर वर्जन, इमेज के अंदर भी कुछ बेटर वर्जन, ऑल्दो इनका इमेज वर्जन अच्छा है, चैट जीपीटी का जो और बेटर है। बाकी ओपन एआई के प्रेसिडेंट की बात करके चले, गर्ग ब्रॉकमैन की, उन्होंने टेस्टिफाई किया है कि एलॉन मस्क ने कहा था कि उनको $80 बिलियन चाहिए ताकि वो मार्स के अंदर सिटी बना सके। उनका गोल है ओपन एआई का फुल कंट्रोल वो ले ले, ओपन एआई को भाई प्रॉफिट स्ट्रक्चर की तरफ लेके जाना चाहिए। ये 2017 की बात हो रही है, क्योंकि नॉन प्रॉफिट से कैपिटल रेज करना बहुत मुश्किल होगा और एडवांस एआई मॉडल बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उनका ये टारगेट था कि वो कंपनी को फिर लीड करेंगे, प्रॉफिट मिलने जाने के बाद में कंपनी को स्केल करेंगे, जब उनका मन करेगा छोड़ देंगे। बाकी कॉइनबेस की बात करके चले तो वहां पर ले ऑफ देखने को मिल रहा है, 14% अपने स्टाफ को उन्होंने ले ऑफ करना है, 700 इंप्लॉइज के आसपास निकाले जा रहे हैं। रीस्ट्रक्चरिंग नाम दिया जा रहा है कि भाई हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, एआई की वजह से बहुत कुछ हो रहा है भाई। कॉग्निजेंट की बात करके चले, 15,000 लोगों को निकाल रहे हैं वो इंडिया के अंदर, एक बहुत बड़ा कट है। इन्होंने 230 से $320 मिलियन की रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट को प्लान किया है, जहां पे बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाला जाएगा ग्लोबली। इंडिया में तो बहुत लपेटे में फंसेंगे, क्योंकि इंडिया में इन्होंने अपनी वर्कफोर्स अच्छी खासी बना रखी है। अब अगेन इसके पीछे भी एआई है, बट चाइना के अंदर भाई एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया गया है, जो मतलब मुझे अभी नहीं लगता कि अभी होगा। मेरे को लगता था 2030-32 जब दुनिया खत्म होने की कगार पे होगी फिर ऐसा कुछ होगा। चाइना की एक कंपनी है, उन्होंने अपने एक एम्प्लॉय को निकाल दिया, उसको बोला भाई 40% सैलरी कट ले तू, क्योंकि एआई ने उसको पूरा पूरा रिप्लेस कर दिया था। उसने कहा मैं नहीं ले रहा, उसको निकाल दिया। तो अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठी, बोला कि भाई अब ऐसा नहीं निकाल सकते। तो ऐसी कुछ बात करी जा रही है कि एआई से ह्यूमन को नहीं रिप्लेस किया जा सकता, ये रूल है। लीगल फ्रेमवर्क बनाने की बात करी जा रही है कि कल को किसी कंपनी के अंदर एआई ने सब कुछ कर दिया तो आप जिसको रिप्लेस कर रहे हो उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, कुछ सर्वर पैकेज कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है, बट मुझे उम्मीद थी कि ये चीज लेटर साइड पे हमको दिखाई देगी। चाइना के अंदर बहुत तेज से अडॉप्शन आ रही है भाई, है कि कोई समझ नहीं रहा कि क्या क्या हो रहा है वहां पे। तो मैक मिनी आते ही बिक रहे हैं, मतलब ब्लैक में बिक रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सबके सब एजेंट्स बना बना के काम कर रहे हैं। बाकी चाइनीज मार्केट 4 ईयर हाई पे जाती हुई दिखाई दी है, 1.6% वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। रीजन कहा जा रहा है कि भाई यूएस ईरान की डील सेट होती हुई दिखाई दे रही है, इसकी वजह से ऊपर भागता हुआ दिखाई दिया है। बाकी ओवरऑल चाइना अच्छा काम भी कर रहा है, इसलिए भी वो ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, पीआर टर्म्स में भी अच्छा काम कर रहा है। दो साइड पे सैमसंग की बात करके चले तो उन्होंने भी $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप छू दी है भाई। ये भी धीरे धीरे करके अच्छे लेवल पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम टॉप कंपनीज की बात करके चले तो उसकी लिस्ट में अब ये भी दिखाई देने लग गए हैं, बर्कशायर हैथवे से ऊपर चले गए हैं, जल्दी ही शायद वॉलमार्ट से भी ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि ये भी एक अच्छे लेवल पे अपने पूरे इकोसिस्टम में एआई को डिप्लॉय कर रहे हैं। प्लस जो अभी चिप शॉर्टेज चल रही है उस पर भी ये बहुत अच्छे लेवल पे कैपिटलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और नंबर्स भी कंपनी के अच्छे दिखने को मिल रहे हैं। बाकी एप्पल की बात करके चले तो एप्पल ने एग्री किया है $250 मिलियन देने के लिए, जो इनके ऊपर लॉ सूट किया गया है। ये यूएस के अंदर ही मिलने वाले, इंडिया में नहीं मिलेंगे। तो जो एप्पल इंटेलिजेंस का इन्होंने वादा किया था आईफोन 15-16 के लिए, जो कि अभी तक नहीं आया है, उसके ऊपर ये केस है और उन्होंने सेटलमेंट मांगी है $250 मिलियन की। अपने कुछ नहीं मिलेगा, यूएस में मिलेगा। और यहाँ पर भी रूल है, जिन्होंने जून 2024 से मार्च 2025 के बीच में लिया है। तो कहीं ना कहीं एप्पल की क्रेडिबिलिटी तो गई है इस वाले स्टेप की वजह से। लेट्स सी, मतलब अगले महीने ही इनका इवेंट है, फिर पता लगेगा एप्पल करता क्या है। अगर मैं रिवर की बात करके चलूं, जो कि ईवी स्टार्टअप है, वो 80 से $100 मिलियन के बीच में पैसा रेस कर रहे हैं। 2.1 से $2.2 बिलियन की वैल्यूएशन वो छू जाएंगे। कहीं ना कहीं इसके स्कूटर तो भाई अच्छे लगते हैं, मैंने चलाए नहीं, देखे भी नहीं मैंने इनफैक्ट रोड के अंदर। मैं दिल्ली में रहता हूँ, शायद बेंगलोर साइड पे ज़्यादा दिखते होंगे, बट मैंने रियल लाइफ में देखे नहीं, फोटो वीडियोस के अंदर ही देखे। अब ये जो पैसा रेस किया जा रहा है, इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जाएगा, शायद फिर देखने को मिल रहा है उनको, R&D के ऊपर काम किया जाएगा। बाकी सबवे की बात करके चले तो 2025 के अंदर 729 स्टोर्स को उन्होंने बंद किया है यूएसए के अंदर ही। लगातार 10 साल से डाउनसाइज करता जा रहा है सबवे अपने आप को, फिर भी 18,773 डोमेस्टिक लोकेशन है इनके पास में। मैकडोनल्ड्स 14,000 पे बैठा है। अब ये सोचो सबवे कितना ज्यादा एक्सपैंड कर गया था, डाउनसाइज करने के बाद भी इतना बड़ा है अभी भी। बाकी मार्केट की बात करके चले तो कल मार्केट भागती हुई दिखाई दी है। ये डोनाल्ड ट्रम्प वाली बात है जो है ना, ये पूरी मार्केट कंट्रोल करती है। वो बोलते हैं दोस्ती हो गई, मार्केट ऊपर, वो कहता है नई नई लड़ाई हो गई नीचे, वो कहता है छींक आ गई, मार्केट नीचे, वो कहता है हा मार्केट ऊपर। बाकी करेंसी स्ट्रांग होती हुई दिखाई दी है, $68 टूटा है। पावर, FMCG और जो एनर्जी वगैरह है वो लाल दिखाई दी है।
और ऑटो, मीडिया, प्राइवेट बैंकिंग, पीएसयू बैंक्स, रियलिटी, मेटल्स, फार्मा, सब के सब 1 से 2% के आसपास बढ़ते हुए दिखाई दिए। बाकी अब देख लो कौन रहा है ऊपर, कौन रहा है नीचे। और इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड डे, शुभ, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।